नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। मान लीजिए आपने किसी से कोई सवाल पूछा और उसने फटाक से जवाब दे दिया, तो कितना मज़ा आता है। लेकिन अगर आंसर आपके मुताबिक नहीं मिला, तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है अमेरिका के साथ। क्या हुआ? चलिए विस्तार से हम बात करते हैं इस विषय में। आपको पता हो कि इस समय पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कहाँ गए हुए हैं? अमेरिका, बाइडेन साहब से मिलने। बाइडेन जी की मुलाकात हुई इमैनुअल मैक्रों से, दोनों लोगों ने मुलाकात की, दोनों लोगों ने साथ में कुछ कुछ बातें शेयर की और रसिया यूक्रेन वॉर पे कुछ बात कही गई। क्या कहा गया कि युद्ध को खत्म करे अगर रसिया, युद्ध खत्म करें तो बात करने को तैयार हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन ने क्या कहा कि हाँ, अगर रूस राजी हो जाता है युद्ध को खत्म करने के लिए, तो मैं व्लादिमीर पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति से बात करने के लिए रेडी हूँ। और मैक्रो ने क्या कहा? मैक्रो ने कहा कि भैया तुम युद्ध खत्म करो या ना करो, लेकिन मैं तो हमेशा रेडी हूँ बात करने के लिए। तुम जैसे मानो मानो, जो भी बात करनी है करो, बातें हो जाएंगी, कोई लोड नहीं है। लेकिन जो बाइडेन ने क्या कहा कि मेरी ये शर्त है कि तुम युद्ध को समाप्त करो। तो उसके रिप्लाई में, उधर से रिप्लाई, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं इधर से अपने किसी को, फ्रेंड को, उधर से रिप्लाई आता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है कि रूस ने भी रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया? कि पुतिन ओपन टू टॉक, हम बात करने के लिए तैयार हैं। वोंट पुल आउट यूक्रेन, हम अपनी सेना को वहां से पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन ये क्रेमलिन का बयान आया है कि हाँ, हम बात तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी सेनाएं वहां से पीछे हटेंगे नहीं। कहाँ से? यूक्रेन से। यूक्रेन से हम अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएंगे। जस्ट एक दिन के बाद, डे आफ्टर बाइडेन रिमार्क, बाइडेन ने जो बात की उसके बाद ये इस तरह से रिप्लाई आया है। आफ्टर बाइडेंस कमेंट, क्रेमलिन से वेस्ट मस्ट एक्सेप्ट रसियाज डिमांड, हमारी भी तुम शर्तें मानो तो हम वहां से सेनाएं हटाएंगे, ऐसा रसिया के द्वारा कहा गया है। ये आज की खबर है, आप देख सकते हैं, ये 2 दिसंबर की खबर है कि ये रसिया के द्वारा क्रेमलिन से ये बयान आया है। व्लादिमीर पुतिन ने नहीं कहा, लेकिन क्रेमलिन से ये बयान आया है, तो ये माना जाएगा कि हाँ, इनके द्वारा ही कहा गया है। क्या कुछ हो रहा है इसमें, डेवलपमेंट क्या है, आगे इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। शुक्रवार को क्रेमलिन ने, शुक्रवार को यानी कि आज ही के दिन, ये पूरी की पूरी बात कही है कि हाँ, बाइडेन अगर चाहते हैं कि हम उनसे बात करें तो हम बात तो कर लेंगे, वी आर रेडी टू टॉक, बट हम अपनी जो आर्मी है, जो हमने मिलिट्री का ऑपरेशन चालू कर रखा है, उसको हम बंद नहीं करने वाले, हम अपने ऑपरेशन को बंद नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये 24 फरवरी को यूक्रेन पर जो आक्रमण किया गया था, उसके बाद से बाइडेन ने क्या कहा था? बाइडेन ने पुतिन को एक कसाई कसाई को कहा था कि जिसे सत्ता में नहीं रहना चाहिए, जिसे सत्ता में नहीं रह सकता। उन्होंने क्या कहा था कि पुतिन एक कसाई हैं, वो बहुत से ज्यादा लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाना चाहिए। इस तरह की बातें बाइडेन के द्वारा कही गई थी। किससे? पुतिन के लिए। कहीं पुतिन से डायरेक्ट नहीं कही गई थी, लेकिन पुतिन के लिए ये वर्ड्स यूज किए गए थे। उसके बाद से अभी तक पुतिन की और बाइडेन की कोई भी डायरेक्ट टॉक नहीं हुई है, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट टॉक नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई है इस वॉर को लेकर के। पिछले 9 महीनों से ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई की वजह से इधर ड्रोन से हमले हो रहे हैं, मिसाइल से हमले हो रहे हैं, और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने भी डायरेक्ट लड़ाई कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आम जनता भी एक लड़ाई लड़ रही है। कौन सी लड़ाई? आम जनता लड़ाई लड़ रही है बिजली की, पानी की। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, ये लड़ाई वहां की आम जनता भी लड़ रही है। आपको पता हो कितने ही लोग विस्थापित हो चुके हैं वहां से, बहुत से लोगों ने दूसरे देशों में जाके शरण ले ली है। कुछ पोलैंड में चले गए, तो कुछ कहीं और चले गए हैं। तो इस तरह से वहाँ का पूरा जो आम जनता है, उसको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि लोग लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो तो पूरी तरह से बंद है ही, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप ये समझ के चलिए कि यूक्रेन में जिस तरह से गोलाबारी की वजह से वहाँ की इमारतें गिरी हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बर्बाद हुआ है, तो आने वाले समय में कम से कम 15 से 20 साल उसे लगेगा पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से अगर दुरुस्त किया जाता है, तो भी 15 से 20 साल लग जाएंगे उसको दुरुस्त करने में। साथ ही साथ अभी अगर हम बात की जाए, तो अभी पे जो लड़ाई चल रही है वो बखमूत शहर में। बखमूत के शहर, ये एक ऐसा शहर है जिसको थोड़ा सा निग्लेक्ट किया गया, जिस पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे लड़ाई काफ़ी पिछले 6-7 महीने से काफ़ी तेजी से चल रही है, जो कि अपने लगभग लगभग लास्ट स्टेज पे है। वहाँ पे कोई एक सेना आने वाले समय में, 15 से 20 समय में, अपने निर्णय पे पहुंच जाएगी। या तो रसिया की सेना उस इलाके पे कब्जा कर लेगी, या फिर यूक्रेन
जो है वो रसिया को वहां से भगा देगा। तो कहाँ पे है ये इलाका, बखमुत का शहर कहाँ पे है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं कि ये बखमुत शहर कहाँ पे है। आप ये यूक्रेन का मैप देख रहे हैं, यूक्रेन में ये है जो डोनेस्क, डोनेस्क में ही ये बखमुत है। डोनेस्क में, वो डोनेस्क के अंदर ये आप देखिए बखमुत है। ये बखमुत की जो लड़ाई है वो लड़ाई इतनी खास इसलिए है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, वहां पे लोमड़ियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। आपको पता हो कि वहां पे जो बखमुत का बैटल है वो क्या, वहां पे सेनाएं तो यूक्रेन की काफी ज्यादा हैं, लेकिन उन्हें किस चीज को फेस करना पड़ रहा है, सप्लाई को फेस करना पड़ रहा है। सप्लाई काफी ज्यादा फेस की जा रही है। वहीं पे साथ ही साथ रसिया ने क्या क्लेम किया है कि उसने यूक्रेन के पास जो बखमुत है, बखमुत के पास में यूक्रेन के 2 गांवों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो इस तरह से इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने वहां पे कब्जा कर लिया है, लेकिन वो कहते हैं, उसको डिनाई करते हैं कि नहीं, हमारे कोई भी इलाके कब्जे में नहीं लिए गए गए हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो साथ में साथ ये चीज़ें अपन देखें कि इस वॉर में सिर्फ इंसान नहीं, जानवरों का भी प्रयोग किया जा रहा है, लोमड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। लोमड़ियों के पीछे छिप छिप करके यूक्रेन की सेना रूस की सेना पे अटैक कर रही है। तो इस तरह से पूरी चीजें आगे बढ़ रही हैं। साथ ही साथ रूस ने क्या कहा है कि रूस ने ये कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहा है हमारे ऊपर एक प्राइस कैप लगाने की। उसके लिए उन्होंने $60 प्रति बैरल, ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया है, लेकिन ये अनुमान है कि $60 प्रति बैरल बैरल अस्थायी रूप से उनके बीच में ये सहमति बन गई है। और आने वाले समय में हो सकता है यूरोपियन यूनियन इस पूरे के पूरी चीज को क्या करे, ऑफिशियली अनाउंस करता दिखे कि हाँ $60 प्रति बैरल के हिसाब से हम रसिया के ऊपर प्राइस कैप लगा देंगे। जिन्हें नहीं मालूम है कि प्राइस कैप क्या है, तो प्राइस कैप का मतलब यह है कि अगर रसिया के ऊपर रसिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्राइस कैप लगा दिया जाता है, तो कोई भी कंट्री का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन और उनके साथ में जो भी कंट्रीज हैं, उनके सहयोग में जो भी कंट्रीज हैं, वो उस प्राइस से ऊपर या नीचे कोई भी रसिया से क्रूड ऑयल को परचेज नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। अगर $60 प्रति बैरल को फिक्स किया गया है तो क्या किया जाएगा, फिर इतने ही प्राइस पे लिया जाएगा। लेकिन ये फिक्स अभी नहीं किया गया है ऑफिशियली अनाउंस। काफी दिनों से प्रयास चल रहा है, यूरोपियन यूनियन में मीटिंग्स हो रही हैं कि हाँ कौन से प्राइस को फिक्स किया जाए, $60 प्रति बैरल या फिर $70 प्रति बैरल या $80 प्रति बैरल। लेकिन ये फिक्स इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है कि जो क्रूड ऑयल की डिमांड है, क्रूड ऑयल की डिमांड कंटिन्यूसली घट रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। इस समय पे अगर हम बात की जाए तो $80 प्रति बैरल के हिसाब से मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है। तो डर इस बात का है इन्हें कि अगर मान लीजिए $70 प्रति बैरल का रसिया के ऊपर क्या किया जाता है, प्राइस कैप लगा दिया जाता है, और आने वाले समय में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस इससे भी कम चला जाता है, $60 प्रति बैरल या फिर $50 प्रति बैरल के हिसाब से चला जाता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर यूरोपियन यूनियन क्या करेगा। इसी चीज को लेकर के उनके बीच में सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। देखना ये होगा कि यूरोपियन यूनियन क्या करता है, क्या $60 प्रति बैरल, $60 प्रति बैरल को वो फिक्स कर देते हैं प्राइस कैप के रूप में, या फिर इसे नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए और हम आगे देखते हैं इसमें कि क्या कुछ खबर है। बाइडेन के प्रस्ताव को, जो कि उन्होंने कहा कि हाँ रूस को ये चीज़ें करनी चाहिए, रूस को अपनी सेनाओं को पीछे हटाना चाहिए और इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। रूसी संघ के राष्ट्रपति हमेशा हमारे हितों को सुनिश्चित करने के लिए बातचीत के लिए खुले रहे हैं और रहते हैं। ये किसने कहा है, यह है दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, क्रेमलिन के प्रवक्ता जो कि रसिया के तरफ से बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने कभी भी बातचीत का विरोध नहीं किया है, हम तो हमेशा ही बातचीत के लिए अपने खुले विचार रखते हैं, और बातचीत के लिए जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन हमारी भी शर्तें मानी जाए, हमारी भी बातें मानी जाए। नाटो जो है, नाटो पूर्वी विस्तार जो कर रहा है, जिस तरफ से नाटो का एक्सटेंशन हो रहा है, उसको रोका जाए। हमेशा से रसिया किस वजह से ये पूरा का पूरा वॉर इसलिए चल रहा है क्योंकि यूक्रेन यूक्रेन क्या चाहता है, नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, यूक्रेन नाटो को ज्वाइन तो करना चाहता है, लेकिन ये रसिया के लिए नुकसानदायक है। रसिया के लिए नुकसानदायक क्यों है, हम मैप के हिसाब से चलते हैं, मैप में देखते हैं थोड़ा सा कि ये रसिया के लिए नुकसानदायक क्यों है। आप देखिए ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये रसिया का है, ये पूरा का पूरा इलाका रसिया का है, ये इसके इधर इस तरफ का इलाका पूरा का पूरा रूस का है। अगर ये
ज्वाइन कर लेता है यूक्रेन नाटो को, तो नाटो की सेनाएं आके पूरे इलाके में कहीं पे भी अपनी सेनाएं ट्रेवल कर सकती हैं, ये पूरा का पूरा इलाका। और साथ ही साथ इस पूरे इलाके में जब नाटो की सेनाएं हो जाएंगी तो ये रूस के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाटो की सेनाएं यहाँ से रसिया के ऊपर अपनी निगरानी रख सकती हैं, वो देख सकती हैं कि रूस क्या कर रहा है, क्या चीज़ें वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो सब चीज़ें। तो ये रूस के लिए नुकसानदायक है। इस वजह से रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे, और इस वजह से उसने ये पूरा का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया है। तो देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्या ये पूरा का पूरा मामला इतने जल्दी शांत हो रहा है या फिर अभी कुछ और रसिया के माइंड में चल रहा है, या फिर कोई और स्ट्रेटजी वो यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ क्या कहा गया है रूस के द्वारा, रूस ने यह कहा है कि 1991 में जिस तरह से 1991 में जो सोवियत रूस था, सोवियत यूएसएसआर क्या हुआ था, टूट गया था 1991 में। उसके बाद उसके कुछ टुकड़े हुए, तो लातविया, लिथुआनिया वगैरह ये सब चीज़ें, यूक्रेन वगैरह सब बाद में बने हैं। पहले पूरा का पूरा यूएसएसआर हुआ करता था। इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो बना वो था रूस। तो रसिया का कहना ये है कि 1991 के बाद से जो पूरा का पूरा वेस्ट है, अमेरिका, यूरोप, इन सब चीज़ों से, अमेरिका और यूरोप जो है, यूके है, वेस्ट से पूरी दुनिया दबी हुई थी, उनकी हर बात मानने के लिए मजबूर थी। पहली बार रसिया ने ऐसा किया है कि उनकी बात को ना मानते हुए यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन किया है। और हम इसे गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, हमने अटैक किया है, हमने आंख से आंख मिला के वेस्ट से लोहा लिया है। रूस का ये कहना है, ये सिर्फ यूक्रेन के लिए खिलाफ नहीं था, ये पूरे के पूरे वेस्ट के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि यूक्रेन क्या चाहता था, यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। तो उसके खिलाफ हम जा करके एक तरह से कहें तो हाँ, हम यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो हमें इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, रूस के द्वारा। साथ ही साथ हम ये देखें तो एक और चीज़ है जिसको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट, आपको पता हो कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन में एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कौन सा? यूरोप के सबसे बड़े जेपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाने के लिए रूस और यूक्रेन के साथ एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद करती है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये कहा गया है कि ठीक है, रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर तो चल रहा है, रसिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, चलने दो, लेकिन कोई भी कंट्री क्या नहीं करेगा, जो वहां पे न्यूक्लियर प्लांट है, ओके, जो भी न्यूक्लियर प्लांट है उस पर अटैक कोई भी नहीं करेगा। उसकी सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वहां से जो रेडिएशंस निकलेंगे उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि हाँ, हम जल्दी ही किसी एक समझौते पे पहुंच जाएंगे कि यूक्रेन और रसिया दोनों उस पर साइन करेंगे कि हाँ, हम इस पे अटैक नहीं करेंगे या फिर इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। वॉर अगर चल रहा है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सुरक्षित रहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से अगर वहाँ पे कोई खतरा होता है, वहाँ से रेडिएशंस लीक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा, बहुत ही भारी मात्रा में लोगों की मौत हो जाएगी। आपको पता हो 1986 में जो चार्नोबिल में क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर, ये जो भी रूस के द्वारा गोलाबारी की जा रही है, मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरी की पूरी गोलाबारी चल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमें ये सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट है, उस न्यूक्लियर प्लांट को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जब रेडिएशंस लीक होंगे तो वो रास्ता पूछ के कहीं भी नहीं जाएंगे। हो सकता है वो रसिया के लिए भी नुकसानदायक हो जाए, क्योंकि हवाओं का प्रभाव रेडिएशंस पे पड़ेगा और उसके बाद वो उस तरह से ट्रेवल करेंगे। तो देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है। साथ ही साथ हम ये बात करें तो जो क्षेत्रीय गवर्नर हैं यूक्रेन के, उन्होंने पूरी की पूरी बात करते हुए, ब्रीफिंग देते हुए, यूक्रेन के द्वारा ये बताया गया कि कितना ज़्यादा उनके शहरों का नुकसान हुआ है, किस तरह से रूस की सेना ने उनके ऊपर अटैक करके कितना ज़्यादा गोलाबारी करते हुए नुकसान पहुंचाया है।